हेलो एवरीवन, मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के सेट 3 को करेंगे और इस सेट 3 में मैं आपके सामने सेट 2 के भी कुछ बचे हुए क्वेश्चंस था वो भी इंक्लूड करके लेकर के आया हूँ। तो आज क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी तो घबराइएगा मत। और 40 क्वेश्चन हैं आज के इसमें पेपर सेट में। और 40 क्वेश्चन नहीं होंगे, मान के चलिए कि इसमें से आपको 70 से 80 क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा, क्योंकि उस क्वेश्चन से जुड़े हुए जो भी ऑप्शंस होंगे उनके बारे में भी मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो चलिए इसके साथ में हम शुरुआत करते हैं अपनी सीरीज का। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिस डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। वो कौन सा डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है? तो पहले मैं इसका आंसर दे देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर है आपका मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो इसमें से मुँह लिया गया है और यहाँ से डेम लिया गया है तो मॉडेम बन गया है। ठीक है, ये वो डिवाइस होता है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वाईफाई की अगर आप बात करते हो तो वाईफाई एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और जो अलाउ करती है किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए और इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए और डेटा को ट्रांसफर करने का, मतलब डेटा वहां से देख सकते हैं। और ये जिस सिग्नल का यूज करती है या फिर जिस वेव का यूज करती है वाईफाई में, जो वेव यूज होता है वो होता है आपका रेडियो वेव। रेडियो वेव, अब कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि रेडियो वेव क्या होती है, मैंने आपको बता रखा है पिछले वाले सेट में। रेडियो वेव एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्यों इसका यूज करते हैं आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। और डिपेंड करता है ये इसकी फ्रीक्वेंसी पर। किस पर डिपेंड करता है बेटा? फ्रीक्वेंसी पर। और फ्रीक्वेंसी जैसा कि हम लोग यूज करते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर के आपकी 6 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं। इससे ऊपर भी होती है बेटा। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी रहेगी, अब देखो, अब वो ध्यान समझना, वेवलेंथ की बात की थी, फ्रीक्वेंसी की बात की थी, एनर्जी की बात की थी। जिसकी फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा उसकी एनर्जी उतना ज्यादा बेटा। जिसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी तो डेटा ट्रांसफर भी उसमें ज्यादा होगा बेटा। डेटा ट्रांसफर का मतलब होता है जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा, तो फास्टर डेटा ट्रांसमिशन होगा। फास्टर डेटा ट्रांसमिशन क्यों होगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी। पर जितना ज्यादा वो गीगाहर्ट्ज का होगा बेटा, वो उतना दूर तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो रीच उसकी कम हो जाती है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने पे उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। तो रेडियो वेव में आप फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हो बेटा? चेंज भी कर सकते हो। ठीक, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी और डेटा ट्रांसफर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज में जो डेटा ट्रांसफर होगा वो थोड़ा सा कम होगा, ये 6 गीगाहर्ट्ज वाले में क्या होगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक। पोर्ट की अगर हम बात करते हैं, पोर्ट एक फिजिकल पोर्ट इज ए फिजिकल connector, physical connector that allows to connect external device external device to computer। तो किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को कंप्यूटर पे कनेक्ट करना है तो उसका हम पोर्ट यूज कर लेते हैं। पोर्ट का यूज किया जाता है, जो आपके लैपटॉप में साइड साइड में लगा होगा ना बेटा, वो पोर्ट्स कहलाते हैं। यूएसबी क्या होता है बेटा? यूएसबी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल पिलर, नहीं सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके जवाब। ठीक है, इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है बेटा? मॉडेम है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर दैट डज नॉट फ्लो इनटू द सी। भारत की वो कौन सी सबसे लंबी नदी है जो कि सागर में नहीं बहती है? नॉट फ्लो है बेटा, तो सागर में नहीं बहती है। अब ऑप्शन दिया हुआ है, गंगा दिया हुआ है, जमुना दिया हुआ है, ताप्ती दिया हुआ है, कावेरी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा की। गंगा, गंगा की अगर आप बात करते हो तो गंगा का उद्गम नहीं होता, गंगा का निर्माण होता है। कहाँ पर बेटा? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में। देवप्रयाग में इसका निर्माण होता है दो नदियों के मिलने से। पहली नदी है अलकनंदा, अलकनंदा, और दूसरी है आपकी भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, अलकनंदा का जो उद्गम होता है वो होता है उत्तराखंड में है, सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ हिमनद से होता है, ग्लेशियर से होता है। वहीं पर अगर भागीरथी की बात करते हैं तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जिसको आप गोमुख भी बोलते हो बेटा। गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक, तो पहले ये, अब इसके बाद ये देवप्रयाग में। ये दोनों कहाँ पर है बेटा? सतोपंथ और गंगोत्री। ये है उत्तराखंड में, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं है बेटा, ये उत्तराखंड है। देवप्रयाग की बात करते हैं तो ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ही गंगा का निर्माण हो जाता है। उसके बाद उत्तराखंड के बाद ये बहती है आपके यूपी में,
यूपी के बाद जाती है बिहार में, बिहार के बाद झारखंड में जाती है, साहिबगंज एक जिला है, बस वहीं से प्रवाहित होती है। झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में उसके बाद चली जाती है बांग्लादेश में। कहाँ पर चली गई? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब ये जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। बांग्लादेश में जाते ही नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और उधर से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साइड से आती है ब्रह्मपुत्र आपकी, तो ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ पर हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। अब गंगा और जमुना मिलती हैं आपस में, गंगा और पद्मा सॉरी जमुना और पद्मा आपस में मिलती हैं, फिर उसके बाद मिलती है उससे मेघना नदी, और फिर नाम हो जाता है मेघना, और मेघना नदी के नाम से फिर ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। तो आपसे ये पूछा था, अब इट डज नॉट फ्लो इनटू सी, तो गंगा जो है वो सागर में गई, बे ऑफ बंगाल में चली गई, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इस लंबाई की अगर आप बात करेंगे तो 25-25 किलोमीटर है, 25-25 किलोमीटर है। और भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा? गंगा। अगर आपसे पूछता है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी तो आपको पता चल गया, सबसे लंबी आपको पता चल गया है। अगर लेकिन आपसे पूछता है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बड़ी नदी में सबसे बड़ी नदी है वो आपकी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है। बड़ी का मतलब हो गया जिसके पास पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो ब्रह्मपुत्र हो गया, और सबसे लंबी में आएगा तो गंगा आ जाती है, ठीक। ताप्ती की बात करते हैं। ताप्ती का जो उद्गम होता है वो होता है आपका मुल्ताई हिल, मुल्ताई हिल जो कि सतपुड़ा रेंज में है, मुल्ताई हिल जो कि सतपुड़ा में है, सतपुड़ा में है। और डिस्ट्रिक्ट है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट। और बैतूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है बेटा? मध्य प्रदेश में, वहां से इसका उद्गम होता है। ये प्रवाहित होती है आपके क्या कहते हैं, एमपी में, महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद गुजरात में, सूरत के निकट, गुजरात में सूरत के निकट, सूरत के पास जाकर के ये गल्फ ऑफ खंबात में या फिर गल्फ ऑफ कैंपे में, कैंपे में कहाँ पर गिर जाती है? सागर में मिल जाती है। तो ताप्ती भी मिल गई सागर में। वहीं पर अगर मैं कावेरी की बात करता हूँ, तो कावेरी का उद्गम जो होता है वो होता है ब्रह्मगिरी माउंटेन से, ब्रह्मगिरी माउंटेन से। ब्रह्मगिरी माउंटेन कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है बाबू? कर्नाटक में इसका उद्गम होता है, और ये तमिलनाडु में जाकर के, तमिलनाडु में जाकर के आपके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। और कावेरी के बारे में एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसे दक्षिण की गंगा बोला जाता है, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा बोला जाता है, ठीक है बात। और अगर आपसे पूछते हैं बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं, तो गोदावरी को बोला जाता है। बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को। और वहीं पर अगर मैं जमुना की बात करता हूँ, जमुना या फिर यहाँ पर लिखा होगा यमुना, 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 जमुना या फिर यमुना का उद्गम जो होता है वो उत्तराखंड में होता है, बंदरपूंछ जो ग्लेशियर वहां से होता है, और उत्तराखंड से प्रवाहित होने के बाद फिर ये आती है आपके हरियाणा में, हरियाणा के बाद फिर जाती है दिल्ली में, हरियाणा के बाद दिल्ली में, दिल्ली के बाद फिर आती है हरियाणा में, हरियाणा दो बार नहीं लिखूंगा, फिर आती है बेटा यूपी में, और यूपी में प्रयागराज में, प्रयागराज में इसका संगम हो जाता है गंगा के साथ, ठीक है। तो ये जो जमुना या फिर यमुना अगर आप देख रहे हैं, तो ये सीधे सागर में ना मिल करके कहाँ पर मिल जाती है? आपके गंगा में मिल जाती है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि आपके सागर में नहीं जाती है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो गया आपका? जमुना हो गया या फिर यमुना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच इज व्हाट इज द मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप इन इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाने वाला क्रॉप कौन सा है? तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ, सबसे ज्यादा जो उगाया जाता है वो है आपका राइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रागी की। रागी का हम यूज फूड और फॉडर दोनों की तरह करते हैं, और इसके जो प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट में पहले आता है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद फिर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद फिर आता है आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद फिर क्या आता है? महाराष्ट्र। वहीं वीट की अगर आप बात करते हो, तो वीट जो उगता है वो होता है यूपी में, यूपी के बाद फिर आता है एमपी में, एमपी के बाद फिर आता है आपके पंजाब में, पंजाब, फिर उसके बाद हरियाणा, पंजाब हरियाणा। और ये किसकी फसल है बेटा? ये रबी की फसल है। ये किसकी फसल है बेटा? रबी की फसल है। वहीं कॉर्न की अगर मैं बात करता हूँ, तो कॉर्न सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद फिर एमपी में। और कॉर्न की अगर आप बात करते हो तो ये खरीफ की फसल है। किसकी फसल है बेटा? खरीफ की फसल है। वहीं राइस की अगर आप बात करते हो, तो राइस सबसे ज्यादा उगाया जाता है, अब सबसे ज्यादा उगाया जाता है तो मतलब भारत के लगभग हर राज्य में इसका उत्पादन होता है। ये राइस की अगर आप बात करते हो, सबसे ज्यादा अगर उत्पादन की बात करते हो, तो वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल के बाद फिर आता है आपका यूपी, वेस्ट बंगाल और यूपी सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य चावल का उत्पादन करता है, तो वो है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। अच्छा, अब चावल की कुछ किस्में हैं जो आपको याद रखना है। पहला होता है बेटा औस, फिर होता है अमन, और एक होता है बेटा बोरो,
आस, अमन और बोरो, तो ये किसकी किस्में हैं बेटा? ये चावल की किस्में हैं और ये 3 फसलें साल के तीनों बार उगाई जाती हैं, ठीक है? तो ये कहाँ-कहाँ उगाई जाती हैं बेटा? वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा और असम। उड़ीसा और असम, ये 3 स्टेट में उगाया जाता है औस, अमन और बोरो, ठीक है? अगर हम औस की बात करते हैं, तो औस जो होता है बेटा, ये शरद ऋतु में उगाया जाता है। अमन की अगर हम बात करते हैं, तो अमन जो है ये शीतकाल में उगाया जाता है, शीतकाल में उगाया जाता है। और वहीं बोरो की अगर आप बात करते हैं, तो ये ग्रीष्मकाल में उगाया जाता है। ग्रीष्म समझते हैं ना? ग्रीष्मकाल मतलब समर में उगाया जाता है, ठीक है? तो शरद में, शीत में और ग्रीष्म में उगाए जाने वाली ये 3 किस्में हैं। अगर आपसे पूछता है असम, बोरो किसकी किस्में हैं? तो ये चावल की किस्में हैं। चावल के उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कौन-सा है? वो है वेस्ट बंगाल। कॉर्न किसकी फसल है बेटा? वो खरीफ की फसल है। व्हीट किसकी फसल है? रबी की फसल है। राइस, बेसिकली राइस अगर आप देखोगे तो वैसे 3 स्टेट में तो पूरे साल उगाया जा रहा है। लेकिन राइस की अगर उपजाऊ की बात करते हैं, उगाने की, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन सारे राज्यों में ये खरीफ की फसल है बेटा, खरीफ की फसल है। जैसे हमारे पास 3 एग्रीकल्चर सीज़न होते हैं, तो सबसे पहले खरीफ की बात करते हैं। खरीफ जो होता है वो समर से शुरू होता है और विंटर के शुरुआत में खत्म हो जाता है। रबी की अगर आप बात करते हैं, तो रबी जो होता है वो विंटर से शुरू होता है और समर की शुरुआत में खत्म हो जाता है। और इन दोनों के बीच में आता है बेटा ज़ायद। रबी के बाद फिर आता है ज़ायद, ठीक है? ज़ायद का मतलब होता है जब आपकी गर्मियाँ आती हैं, जब लू वाला मौसम चलता है ना, तो वो ज़ायद का समय हो जाता है बेटा। ज़ायद की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको खीरा मिलेगा, ककड़ी मिलेगा, वाटरमेलन मिलेगा, मस्क मेलन मिलेगा, तो इस तरह की चीज़ें ज़ायद में उगाई जाती हैं। खरीफ का हो गया, रबी का हो गया और यहाँ पर कुछ फसलें थी जिनके प्रोड्यूसिंग स्टेट भी मैंने आपको बता दी हैं, इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा। इन विच स्टेट द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज़ डिटरमाइन्ड? इनमें से किस स्टेट में गोल्ड की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है? तो गोल्ड की वैल्यू जो डिटरमाइन होती है, वो होती है लंदन से बेटा। कहाँ से होती है बेटा? लंदन से। लंदन में एक है बेटा लंदन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, जिसको एलबीएमए बोला जाता है, एलबीएमए बोला जाता है, ठीक है? लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, ये जो होता है बेटा, ये दिन में 2 बार, दिन में ट्वाइस अ डे, मतलब एक दिन में 2 बार गोल्ड की वैल्यू को डिटरमाइन करता है। एक 12 बजे के पहले 10:30 बजे 10:30 एएम पे, और दूसरा जो होता है वो 3 बजे 3 पीएम पे। ये बात 12 बजे के पहले डिसाइड होता है और 12 बजे के बाद डिसाइड होता है। हर दिन डिसाइड होता है बेटा, और ये जो वर्ल्ड लेवल पर जो गोल्ड की वैल्यू डिसाइड करने का काम होता है, वो एलबीएमए का होता है। कहाँ से होता है बेटा? लंदन से इसको होता है, ठीक है? इतना दिमाग में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच विटामिन अमंग द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ठीक है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो है आपका विटामिन के। विटामिन के है बेटा। और एक एलिमेंट भी याद रखेंगे बेटा, कैल्शियम, ठीक है? ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए विटामिन के यूज में आता है, और एलिमेंट कौन सा होता है बेटा? कैल्शियम यूज में आता है, ठीक? प्लस ब्लड में आपको प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, उनका भी यूज होता है। ब्लड प्लाज्मा की अगर आप बात करते हैं, तो उसमें उसमें आपके उसमें आपके फिब्रिनोजन भी होता है बेटा, ठीक है? फिब्रिनोजन जो होता है वो लास्ट में फिब्रिन का निर्माण करता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो वो सब ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है? तो ये कुछ आपकी चीजें हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। विटामिन के, कैल्शियम, प्लेटलेट्स हो जाता है, फिर फिब्रिनोजन हो जाता है, तो ये सारे आपके हेल्प करते हैं ब्लड के क्लॉटिंग में, ठीक? अच्छा, अब कुछ इससे चीजें आपको दिमाग में रखना है कि जैसे अगर मैं बोलूं विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है बेटा रेटिनॉल। रेटिनॉल, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? रेटिनॉल। और इसकी कमी से होने वाली बीमारी जो है वो है ज़ेरोप्थेल्मिया, ज़ेरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कम रोशनी में दिखना बंद हो जाता है, ठीक? उसके बाद आता है बेटा विटामिन ए हो गया, बी अभी छोड़ देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे हो जाते हैं। विटामिन डी की बात कर लेते हैं। विटामिन डी को बोला जाता है बेटा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो इससे बीमारी होती है बेटा बच्चों में रिकेट्स, और एडल्ट्स में होती है बेटा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक? प्लस के बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी की अगर आप बात करते हो, तो इसको बोलते हैं बेटा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी, स्कर्वी क्या होता है बेटा? जो मसूड़े होते हैं ना, वो आपके खराब हो जाते हैं, मसूड़े सड़ जाते हैं, उससे पस और खून आना शुरू हो जाता है। तो ये किसकी बीमारी है बेटा? गम्स की बीमारी, गम्स की बीमारी, मसूड़े की बीमारी है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है आपका विटामिन विटामिन ई। विटामिन ई की अगर आप बात करते हो, तो इसको बोला जाता है बेटा टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है? विटामिन ई की कमी से होता है बेटा न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी होता है, ठीक है? उसके बाद आता है विटामिन के।
विटामिन के, अगर आप विटामिन के की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है बेटा फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन्स, फिलोक्विनोन्स, ठीक है। इसकी कमी से जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं हीमोरेजिक डिजीजेस, हीमोरेजिक डिजीज, ठीक है। और पहली बात, हीमोरेजिक डिजीज बच्चों में भी होता है और इसके लिए बच्चों में अगर कमी होती है तो इसके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है विटामिन के का, और प्लस विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग होने में भी समस्या होती है। तो ये कुछ विटामिन हैं जो आपको दिमाग में रहते हैं, विटामिन ए, डी, सी, ई और के। बी नहीं बताया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है बेटा, उसको मैं अगले लेक्चर में कभी बता दूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान में रखिएगा, विटामिन की अगर बात करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी की बात होती है बेटा। विटामिन दो चीजों में सॉल्युबल होते हैं, या तो वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, या तो वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, या तो फिर वो फैट में सॉल्युबल होंगे। तो वाटर में सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन सी होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। और फैट में जो सॉल्युबल होता है उसको याद कर लो बेटा, कीड़ा। कीड़ा फैट में क्या लगता है बेटा, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, अगर शरीर में फैट की कमी होगी तो ये सब एब्जॉर्ब नहीं होंगे और आपके शरीर में इन सब की कमी हो जाएगा। और अगर आपको डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर से पानी का वाटर लॉस हो जाता है, तो किस विटामिन की कमी हो जाएगी, विटामिन बी और विटामिन सी की कमी हो जाती है, ठीक। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा दारू पीता है, शराब पीता है, तो उसको जैसे एडीएच हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है जिसको वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, वो कम हो जाता है, वो बॉडी में वाटर लॉस को रोकता है बेटा। अब एडीएच हार्मोन कम हो जाएगा तो शरीर से वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है, वाटर लॉस अगर ज्यादा होता है तो उससे भी क्या होता है, बी और सी की कमी हो जाता है। तो शराब पीने वाले व्यक्ति में कौन सी बीमारी हो जाती है बेटा, विटामिन बी और विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो इतना आप लोग को दिमाग में रखना है विटामिन के बारे में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, वेयर डिड द चिपको मूवमेंट बिगिन। अब निम्नलिखित में से दिए हुए ऑप्शन में कहां पर चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो अर्ली 18 सेंचुरी में। अर्ली 18 सेंचुरी की अगर आप बात करते हैं तो अर्ली 18 सेंचुरी में आपके राजस्थान में अमृता देवी नाम की महिला थी, अमृता देवी नाम की महिला थी जिन्होंने 84 विलेजर्स को लेकर के वहां पर चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया निम्नलिखित ऑप्शन में से राजस्थान हो जाता है। उसी तरीके से 1973 की अगर आप बात करते हैं तो उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है, चमोली डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक गांव है रेनी गांव, रेनी विलेज। वहां पर दो व्यक्ति थे, एक थे आपके चांदी प्रसाद भट्ट, चांदी प्रसाद भट्ट जी थे, प्रसाद भट्ट जी थे, और एक थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा जी थे, बहुगुणा। इन लोगों ने वहां पे चिपको आंदोलन की शुरुआत। चिपको आंदोलन क्या होता है बेसिकली, कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए इसको किया जाता है कि इसको जो होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जब पेड़ों की कटाई करने वाले जो व्यक्ति आते हैं तो उसको गले लगा लेते हैं, आलिंगन दे देते हैं। जब गले लगाते हैं तो इनका ये कहना होता है कि अगर आपको पेड़ को काटना है तो हमें काटते हुए आगे बढ़ो। तो ये होता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे चिपक जाना है बेटा, पेड़ों से चिपक जाना है। किसको किसको प्रिजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया। तो राजस्थान वाला याद रखेंगे, और उत्तराखंड में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट, इसका याद रखिए राजस्थान वाला अमृता देवी, और जो उत्तराखंड में हुआ था वो चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेम द कैपिटल ऑफ युगांडा। युगांडा की कैपिटल का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है बेटा कंपाला। कंपाला जो है वो युगांडा की कैपिटल है। मोगादिशु की अगर आप बात करते हो तो ये सोमालिया की कैपिटल है बेटा। मोगादिशु किसकी कैपिटल है बेटा, सोमालिया कैपिटल है। लुसाका अगर आप बात करते हो तो ये जाम्बिया की कैपिटल है। लुसाका किसकी कैपिटल है बेटा, जाम्बिया कैपिटल है। और ब्यूलेंगा जो है ये आपका एक सिटी है, आपका सिटी ऑफ युगांडा, सिटी ऑफ युगांडा। युगांडा का एक क्या है बेटा, शहर है बुलेंगा, ठीक है। तो मोगादिशु और लुसाका आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। बुलेंगा एक सिटी भी कह सकते हो या फिर विलेज कह सकते हो, विलेज है बेटा, वैसे बुलेंगा क्या है बेटा, विलेज है आपका। फिर उसके बाद आता है आपका मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट क्या है बेटा, मधुबनी आर्ट या फिर इसको मिथिला पेंटिंग भी बोला जाता है। मिथिला पेंटिंग बोला जाता है। मिथिला पेंटिंग जो है वो जुड़ा हुआ है आपके बिहार से बेटा, एक फोक आर्ट है, प्रैक्टिस्ड इन बिहार। एक फोक आर्ट है जो कि कहाँ पर किया जाता है, प्रैक्टिस आपके बिहार में किया जाता है। ना ही ये स्टोरी टेलिंग है, ना आर्ट ऑफ गुजरात है। द आर्ट ऑफ हनी एक्सट्रैक्शन नहीं, हनी एक्सट्रैक्शन का जो तरीका होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसको बोला जाता है बेटा क्रशिंग एंड स्ट्रेनिंग, क्रशिंग एंड स्ट्रेनिंग। ये बात क्रशिंग एंड स्ट्रेनिंग, ये इसका ट्रेडिशनल मेथड होता है हनी एक्सट्रैक्शन करने का, ठीक है। तो कुछ और आर्ट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला आर्ट आप लोगों को वर्ली पेंटिंग याद रखना है। वर्ली पेंटिंग कहाँ का है बेटा, वर्ली पेंटिंग है आपका महाराष्ट्र का। वर्ली पेंटिंग कहाँ का है बेटा, महाराष्ट्र का। उसी तरीके से एक आता है कालीघाट पेंटिंग। कालीघाट पेंटिंग इसको बंगाल पट भी बोलते हैं बेटा, या फिर इसको क्या बोलेंगे, बंगाल
पट भी बोला जाता है। तो बंगाल पट के नाम से आपको पता ही चल गया होगा ये वेस्ट बंगाल का है, लेकिन बंगाल पट कभी भी नहीं आएगा। आपसे पूछेगा कालीघाट पेंटिंग किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से दो राजस्थान के हैं, एक है बेटा फाड़ पेंटिंग और एक है पिछवई पेंटिंग। तो ये दोनों जो है फाड़ और पिछवई जो है ये जुड़े हुए हैं आपके राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक पेंटिंग है बेटा कलमकारी। कलमकारी पेंटिंग जो है ये आपका जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है बेटा एक वो क्वेश्चन आपका बनता है कि वो कौन सी कला के तरीका है जो कि मुगल अपने साथ लेकर के आए थे, उसे बोला जाता है बेटा मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग बोला जाता है उसको। मिनिएचर पेंटिंग मतलब होता है कि चीजों को छोटा छोटा करके दिखाना, मतलब बहुत बड़ी चीज को छोटा छोटा करके दिखा देना, उसको मिनिएचर पेंटिंग बोला जाता है। ये मुगलों द्वारा भारत में लाया गया था, मुगल्स के द्वारा भारत में लाया था। उसके बाद आता है बेटा पट्टचित्र। पट्टचित्र बोला जाता है पट्टचित्र। पट्टचित्र जो है ये उड़ीसा का है। पटचित्र जो है ये बेटा ये कहाँ का है, उड़ीसा का। ये कुछ आर्ट्स फॉर्म है जो आपको याद रखना है, जैसे वर्ली पेंटिंग हो गया, कालीघाट पेंटिंग हो गया, फाड़ या पिछवई हो गया, कलमकारी हो गया, मिनिएचर पेंटिंग हो गया, पटचित्र हो गया। ठीक है, उसके बाद मधुबनी आर्ट हो गया, फिर मिथिला पेंटिंग हो गया। मधुबनी आर्ट या मिथिला पेंटिंग कहाँ से जुड़ा हुआ है, बिहार जुड़ा हुआ है। वर्ली पेंटिंग कहाँ से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र से। कालीघाट या फिर बंगाल पर किससे जुड़ा हुआ है, वेस्ट बंगाल से। फाड़ या पिछवई किससे जुड़ा हुआ है, राजस्थान से। कलमकारी किससे जुड़ा है, आंध्र प्रदेश से। मिनिएचर पेंटिंग किससे जुड़ा है, मुगल से। पटचित्र किससे जुड़ा हुआ है, उड़ीसा से। ठीक है, तो इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट इज प्लेनेट नाइन जो है बेटा एक हाइपोथेटिकल प्लेनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से आगे को माना जाता है। ए लार्ज आईसी प्लेनेट प्रपोज्ड इन आउटर सोलर सिस्टम। बस इतना ही ध्यान में रखिए। प्लेनेट नाइन क्या है बेटा, नवा प्लेनेट जो था वो आपके प्लूटो को माना जाता है, प्लूटो को तो डार्क प्लेनेट बना दिया गया। तो प्लेनेट नाइन क्या है, प्लेनेट नाइन जो होगा वो हमारे सोलर सिस्टम के बाद का प्लेनेट है। क्योंकि हमें सोलर सिस्टम के बारे में लगभग अभी हमें ऐसे मून्स के बारे में नहीं था, प्लैनेट्स को तो हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन मून्स की खोज होती रहती है। लेकिन जुपिटर और सैटर्न के मून्स की अभी भी लगातार खोज होती रहती है। सैटर्न एक ऐसा ग्रह है जिसके पास 100 से ज्यादा इस समय सेटेलाइट्स हैं, मून्स है, नेचुरल सेटेलाइट है। तो अब प्लेनेट प्लेनेट कहाँ पर होगा बेटा, हमारे सोलर सिस्टम में तो प्लेनेट नहीं है, तो 8 तो हो ही गए, अब 9वां कहाँ पर आएगा बेटा, तो आउटर आउटर सोलर सिस्टम में आएगा। आईसी होगा क्योंकि सूर्य से बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, तो आउटर सोलर सिस्टम में जो आईसी प्लेनेट होगा उसे ही प्लेनेट नाइन बोला जाएगा। ठीक है, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम 10 है, विंडोज 7 है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस है और सी प्लस प्लस है। तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है बेटा, वो है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर के यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या बेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम 10 भी है, विंडोज 7 भी है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। बस सी प्लस प्लस जो है वो नहीं है, वो एक क्या है बेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विच इज मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो ह्यूमंस में होता है उसका मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट क्या है, तो उसका मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है बेटा एंटीबायोटिक्स। एंटी बायोटिक्स मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है बात, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब एंटीबायोटिक्स है। एस्प्रिन की अगर आप बात करते हो तो एस्प्रिन जो होता है बेटा ये दर्द में यूज किया जाता है, इन पेन। इन पेन में इसका यूज किया जाता है। प्लस आपके जो ब्लड होता है उसको थिन करने के लिए, थिनिंग ऑफ ब्लड। थिनिंग ऑफ ब्लड, जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा हाई हो गया तो उसको डिस्प्रिन खिला दो। डिस्प्रिन में क्या होता है बेटा, एस्प्रिन होता है, जो ब्लड को क्या करता है बेटा, पतला कर देता है, फ्लो कर देता है। जो बीपी होता है उसको कम करने के लिए भी यूज किया जाता है। जो हार्ट अटैक के रिस्क होते हैं उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है बेटा, एस्प्रिन का यूज किया जाता है। एंटीबॉडीज की अगर आप बात करते हैं, एंटीबॉडीज आपके ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। ब्लड के प्लाज्मा वाले हिस्से में, ब्लड का दो हिस्सा होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है उसके कॉर्पिकल्स या फिर सेल्स होते हैं बेटा। कॉर्पिकल्स में आपके आरबीसी आते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स और आपके प्लेटलेट्स आते हैं। उसी तरीके से ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है उसे बोला जाता है प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले आपके कुछ कुछ आपके प्रोटीन्स होते हैं जिसको एंटीबॉडीज बोला जाता है। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, एंटीजन क्या होते हैं बेटा, एंटीजन आरबीसी, जो देखो जो प्लाज्मा है इसमें तो पाया गया आपके एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज अब जो ब्लड के जो सॉलिड पार्ट होते हैं जिनको आप जिसको आप सेल्स या फिर कॉर्पिकल्स बोलते हो, उसमें एक आता है बेटा आरबीसी। आरबीसी के ऊपर जो होता है अलग अलग आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे रहते हैं। ठीक है, और वो अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं और इन्हीं को बोला जाता है एंटीजन। और ये डिसाइड करते हैं आपके ब्लड ग्रुप को कि ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा कि ओ होगा। ठीक है बात, तो ये आपके चार ब्लड ग्रुप होते हैं जो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ए बी और ओ, ये आपके चार ब्लड ग्रुप हैं। ये किससे डिसाइड होता है, एंटीजन से। एंटीजन किस पर पाए जाते हैं बेटा, आरबीसी पर। वहीं पर एंटीबॉडीज किस पे पाई जाती हैं बेटा, ये प्लाज्मा पे पाई जाएंगी। ये किस पे पाई जाती है बेटा, प्लाज्मा पे पाई जाती हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज एन आर्कीपेलागो, ग्रुप, चेन, क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइलैंड। तो ए मीटिंग ऑफ लैंड और सी, आर्किटेक्ट पैराडाइज, ए टाइप ऑफ चर्च। देखो
एक ग्रुप चेन और क्लस्टर कलेक्शन आइलैंड, ये बिल्कुल सही है। आर्किपेलागो की बात किया जाता है तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्किपेलागो बोला जाता है। जैसे अगर मैं इंडोनेशिया की बात करता हूँ, इंडोनेशिया बहुत सारे आइलैंड्स का मतलब 13,000 से ज्यादा उसके पास आइलैंड है, तो वो क्या है, आर्किपेलागो है। जापान की बात करेंगे तो होकाइडो, हॉन्शू, शिकोकू, क्यूशू, इस तरह के बहुत सारे वहां पर द्वीप देखने को मिल जाते हैं। तो वहां पर क्या हो जाता है, वो आर्किपेलागो है। वैसे इंडोनेशिया की अगर मैंने बोला था, जैसे जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, बाली हो गया, ठीक है बात। फिर उसके बाद आपका कालीमत्तन वाला जो रीजन हो जाता है वो हो जाता है, सिलाबेसी वाला जो रीजन हो जाता है वो हो जाता है, तो बहुत सारे हैं बेटा। तो इस तरह से अगर देखोगे तो बहुत सारे आइलैंड जब एक साथ पाए जाते हैं तो उसको आर्किपेलागो बोला जाता है। अब ग्रुप में हो सकते हैं, उसका चेन हो सकता है, क्लस्टर हो सकता है। क्लस्टर की अगर आप बात करते हो तो जैसे लक्षद्वीप है हमारा, चेन की अगर आप बात करोगे तो हमारे पास अंडमान है, निकोबार है, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका सीक्वेंस बनता है आइलैंड्स का, एक साथ पाए जाते हैं तो उनको आर्किपेलागो बोला जाता है। द मीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, मीटिंग ऑफ लैंड ऑफ सी को बोला जाता है बेटा कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन, जहां पर लैंड और सी आपस में आकर के मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोस्ट लाइन बोला जाता है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, हु इज साबरी कार्तिक। साबरी कार्तिक उस समय जब आया था, 2016 का ये पेपर है बेटा, तो उस समय जब आया था, 16 कह रहा हूँ, 17-18 में जब 19-20 में जब ये पेपर हुआ था, तो उस समय आपके रिसेंट में न्यूज में रहे होंगे। तो उस समय की क्या है बेटा, ये इंडियन कराटे प्लेयर थे सबरी कार्तिक, तो ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो छोड़ दीजिए। अब देखो, फोर पेयर ऑफ द वर्ड्स आर गिवन, फाइंड द विच वन इज आउट, ठीक है। तो देखो फोर्थ, अब इसमें 4 पेयर दिए हुए हैं, तो कौन सा इसमें सही नहीं है, तो देखते हैं नीचे शुरू करते हैं, 25 से शुरू करेंगे। 25 एनिवर्सरी को बोलते हैं सिल्वर जुबली, ये बिल्कुल सही है। ऑड वन पूछना है ना, ऑड वन। 40वें को बोलते हैं रूबी जुबली, ठीक है बात। 50वें को बोलते हैं गोल्डन जुबली, ठीक है। 65वें को बोला डायमंड, नहीं नहीं 65वें को नहीं बोला जाता है बेटा, ये 60वें को बोला, सिक्स को बोला जाता है बेटा डायमंड जुबली। सिक्स को क्या बोलते हैं बेटा, डायमंड जुबली बोला जाता है, तो ये ऑड हो गया। बाकी तो 3 सही है, ये चौथा जो है वो गलत हो जाता है। 16th को बोलते हैं डायमंड जुबली, ठीक है। व्हाट डिड एम एस स्वामीनाथन एंड इंडियन जेनेटिसिस्ट प्ले ए लीडिंग रोल इन येलो रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन या ब्लैक। तो देखो, एम एस स्वामीनाथन की अगर बात करते हैं तो इन्होंने भारत में हरित क्रांति को प्रमोट किया था, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है बेटा, ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। एम एस स्वामीनाथन इस चीज को कहां से लेकर के आए थे, एम एस स्वामीनाथन इस चीज को लेकर के आए थे बेटा मैक्सिको से। मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं। वहां से इस टेक्नोलॉजी को भारत में लेकर के आए थे, और इसका असर जो पड़ा था, लाया तो गया था बेटा राइस के लिए, लेकिन इसका असर पड़ गया था वीट में। इस पे पड़ गया बेटा वीट में, और इससे सबसे ज्यादा वीट जो रबी फसल है बेटा, और इसको जो होता है, रबी फसल की बात करते हो तो ठंडी में इसको बोया जाता है और गर्मी के आने से पहले इसको काटा जाता है बेटा। हार्वेस्टिंग और सोइंग की बात करते हैं, और ये उन्हीं रीजन में होगा जहां पर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती होगी या फिर ज्यादा पानी नहीं होता होगा, क्योंकि पानी की भी कमी पानी भी इसको कम चाहिए होता है। तो पंजाब और हरियाणा को बहुत ज्यादा इससे लाभ हुआ था बेटा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा जो लाभ मिला था वो पंजाब और हरियाणा वाले राज्य को मिला था, और वेस्टर्न यूपी वाले रीजन को मिला था। अगर आप ईस्टर्न यूपी की बात करोगे तो वहां पर राइस का उत्पादन या फिर शुगर केन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो एग्रीकल्चर के लिए इसको लाया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन को, और इसको लाने वाले थे एम एस स्वामीनाथन। तो अब देखते हैं, येलो रिवॉल्यूशन किसके लिए था बेटा, ये ऑयल सीड्स के लिए, जो तिलहन फसलें होती हैं उनके लिए आपकी येलो रिवॉल्यूशन किया गया था कि उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना है। व्हाइट रिवॉल्यूशन की अगर आप बात करते हो तो ये जो था आपके मिल्क प्रोडक्ट या फिर डेयरी के लिए किया गया था, मिल्क प्रोडक्ट या फिर डेयरी प्रोडक्ट के लिए इसको किया गया था, ठीक है। ब्लैक रिवॉल्यूशन की अगर आप बात करते हो तो ये पेट्रोलियम के लिए किया गया था, पेट्रोलियम के लिए किया गया था, काला होता है ना क्रूड ऑयल, तो उसके लिए किया था ब्लैक रिवॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से कुछ और देख लेते हैं बेटा, जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन जो था वो फिश के प्रोडक्शन के लिए किया गया था बेटा, जो पीसी कल्चर होता है उसको बढ़ाने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन किया गया था। उसके बाद ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। ब्राउन रिवॉल्यूशन जो था वो आपके लेदर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया था, लेदर या फिर कोकोआ। कोकोआ जानते हो, कोकोआ कॉफी, कोकोआ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ब्राउन रिवॉल्यूशन शुरू किया गया था। उसी तरीके से आता है बेटा गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर तो सबको पता है बेटा, गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है बेटा, जूट को। तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किसके लिए हुआ था बेटा, जूट के लिए हुआ था। उसी तरीके से आता है सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। सिल्वर फाइबर किसके लिए हुआ था बेटा, ये कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हुआ था, कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हुआ था। उसी तरीके से एक आता है बेटा सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन देखो, ये सिल्वर फाइबर है और ये सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो था वो एग के लिए उत्पादन के लिए हुआ था, अंडे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा किया गया था बेटा, सिल्वर रिवॉल्यूशन किया गया था। फिर उसके बाद आता है आपका ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन की अगर आप बात करते हो तो ग्रे रिवॉल्यूशन हुआ था बेटा फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए किया गया था। फिर आता है बेटा पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन की अगर आप बात करते हो तो पिंक रिवॉल्यूशन किया गया था प्रॉन्स के उत्पादन के लिए, प्रॉन्स मतलब झींगा, प्रॉन्स के उत्पादन के लिए, और उसके बाद ओनियन के लिए। प्रॉन्स और ओनियन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पिंक रिवॉल्यूशन किया गया था। उसी तरीके से आता है बेटा रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन किसके लिए किया गया था, तो लाल रंग का क्या होता है बेटा, मीट होता है, रेड मीट आप जानते होंगे, मीट के लिए किया गया था, और टोमेटो के लिए, टोमेटो के लिए किया गया था रेड रिवॉल्यूशन। उसके बाद आता है बेटा राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन गोल 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 क्या होते हैं, आलू,
राउंड रिवॉल्यूशन किसके लिए हुआ था बेटा? पोटैटो के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया था। तो ये कुछ रिवॉल्यूशन जो आपको दिमाग में रख लेने, बस इतना याद कर लो। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स के लिए, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क और डेयरी के लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम के लिए, पिंक प्रॉन्स या फिर ओनियन के लिए, रेड रिवॉल्यूशन मीट या ओनियन के लिए, मीट या फिर टोमेटो के लिए, राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो के लिए, ब्लू फिश के लिए, पिसिकल्चर के लिए, ब्राउन लेदर के प्रोडक्शन के लिए, कोकोआ के लिए, गोल्डन फाइबर जूट के लिए, सिल्वर फाइबर कॉटन के लिए, सिल्वर एग के लिए, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर के लिए। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, इंडियन करेंसी नोट आर प्रिंटेड इन विच प्लेस? तो देखो, भारत में जो नोट छापने का जो तरीका है, नोट की यहाँ पर बात करें तो मैं नोट और सिक्के दोनों बता देता हूँ। तो दो कंपनीज हैं जो इसको करती हैं बेटा। एक है आपकी एस पी एम सी आई एल ये करती है, और दूसरी है आपकी BRB NMPL। ठीक है। तो SPMICL का मतलब हो गया सिक्योरिटी, मैं ऐसे बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा आप, तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। BRB NMPL का होता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो BRB NMPL हो गया आपका, और SPMCIL हो गया। तो देखो SPMCIL यहाँ पर देखो प्रिंटिंग एंड मिंटिंग दोनों आ रहा है, तो मतलब ये प्रिंटिंग का भी काम कर रहा है और मिंटिंग का भी काम कर रहा है। प्रिंटिंग और मिंटिंग दोनों का काम कर रहा है। और यहाँ पर नोट मुद्रण की बात आ रही है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग होगी बेटा, प्रिंटिंग होगी। ठीक है। अब देखो मिंटिंग क्या होता है, जो सिक्के बनते हैं ना, जो आपके कॉइन्स बनते हैं, उस प्रोसेस को मिंट बोला जाता है। जैसे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का आप सिक्का देखते होगे ना, तो उसको मिंटिंग बोला था, मिंट करना बोला था। कॉइन्स के लिए हमेशा किस टर्म का यूज करोगे बेटा? मिंटिंग के लिए करोगे। और प्रिंट क्या होता है, जो नोट आप देखते हो, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, इसको प्रिंटिंग बोला जाता है। ठीक है। तो अब देखो SPMICL क्या करता है बेटा? प्रिंटिंग भी करता है और मिंटिंग भी करता है। BRB NMPL क्या करता है बेटा? वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग करता है। तो अब देखो SPMICL दो जगह से नोट की प्रिंटिंग करता है। अभी नोट की प्रिंटिंग बता रहा हूं बेटा। तो दो जगह से नोट की प्रिंटिंग करता है, वो है आपका नासिक नासिक और देवास। नासिक और देवास से करता है। वहीं पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ये करता है बेटा आपके साल्बोनी और मैसूर से। साल्बोनी और मैसूर से। या तो ये चार जगह से जो होते हैं वो हमारे नोट छपते हैं। जो भारत के नोट होते हैं वो यहाँ छपते हैं। अब मिंटिंग की बात कर लेते हैं बेटा। तो मिंटिंग जो होता है वो करता है SPMICL। ये करता है बेटा नोट, और ये चार जगह से करता है। कहाँ कहाँ से? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। इन चार जगह से होती है मिंटिंग। मतलब यहाँ पे जो सिक्के छपते हैं, सिक्के जो बनते हैं हमारे, मिंटिंग जो होती है सिक्कों की, वो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा से मिंटिंग होती है। चार जगह से हमारे नोट छपते हैं, नासिक, देवास, साल्बोनी और मैसूर। दो है कंपनी जो इसमें काम करती है। SPMICL जो है वो आपके प्रिंटिंग का भी काम करती है और मिंटिंग का भी काम करती है। BRB NMPL क्या करता है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड क्या किसका काम करता है? सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग का काम करता है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं बेटा। करेंसी नोट कहाँ छपता है? न्यू दिल्ली? नहीं बेटा। बॉम्बे से क्या होता है बेटा? सिक्के छपते हैं। बॉम्बे से क्या होता है? सिक्के छपते हैं। तो यहाँ पर नोट प्रिंटिंग नहीं होती है। आगरा में पागल खाना है। ठीक है बात, वो शिफ्ट हो चुका है, लेकिन आगरा पागल खाना है, और ताजमहल भी वहीं पर है। ठीक है बात, तो मजाक की बात है। ठीक। तो नासिक से, कहाँ से होगा बेटा? नासिक से होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ गैलीलियन मून ऑफ जुपिटर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली इन जनवरी 1610? अब देखो बाबू, इसमें दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बार मून की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसके लिए किया था? जुपिटर के लिए किया था। कब किया था? 1610 के लिए था। तो क्वेश्चन में ही आपके कुछ आपके क्वेश्चंस फंसे हुए हैं, आने वाले क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। तो अब देखो इसका जवाब है, कितने मून को जुपिटर के खोजा था गैलीलियो ने 1610 में? तो वो है बेटा चार। चार को खोजा था, जिसको गैलीलियन मून भी बोला जाता है, जुपिटर मून बोला जाता है। ठीक है। गैलीलियन मून बोलते हैं बेटा। तो कौन से चार हैं? लो है, यूरोपा है, गैनीमेड है, गैनीमेड। गैनीमेड जो है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आपका सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। गैनीमेड हो गया, और उसके बाद कैलिस्टो हो गया। कैलिस्टो हो गया। ये चारों जुपिटर के सैटेलाइट है बेटा, लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। और इसको खोजने वाले कौन थे बेटा? गैलीलियो गैलीली थे 1610 में। माइका इज अवेलेबल एविडेंटली इन विच स्टेट? माइका जो है वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो अब देखो, माइका की अगर हम बात करते हैं तो ये पाया जाता है आपके आंध्र प्रदेश में, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद पाया जाता है बिहार में और राजस्थान में।
ये 4 स्टेट आप लोग याद रखिएगा माइका के लिए, ठीक है? अब देखते हैं ऑप्शन में क्या-क्या है। वेस्ट बंगाल नहीं बेटा, मध्य प्रदेश नहीं, बिहार, गोवा, गोवा बीच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो गया आपका? बिहार हो जाता है, ठीक है? अगर मैं वहीं बात करता हूँ कॉपर की, कॉपर की अगर मैं बात करूँगा तो कॉपर में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग में आता है एमपी और फिर राजस्थान। एमपी और राजस्थान आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद माइका तो आप लोग बता ही दिया, उसके बाद आप लोग याद कर लो टिन। टिन भारत में सिर्फ एक ही जगह पे मिलता है बेटा, वो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ मिलता है, भारत में मिलता है, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की ओर को बोला जाता है बेटा बॉक्साइट। एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम की अगर आप बात करते हैं तो एल्यूमीनियम कहाँ पर मिलता है बेटा? उड़ीसा में सबसे ज्यादा। उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, यूपी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ 36 और गढ़, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का। आयरन की अगर आप बात करते हो तो आयरन तो सबको पता है बेटा, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद आता है बेटा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कर्नाटक में होता है, कर्नाटक। और फिर महाराष्ट्र और गोवा वाला बेल्ट है बेटा, महाराष्ट्र वाला बेल्ट, महाराष्ट्र और गोवा वाला बेल्ट। तो ये कुछ है, माइका हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। तो ये सब आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इसके जो आपके खदाने हैं वो भी मैं आप लोगों को किसी दिन याद करवा दूंगा। अभी तो बहुत सारे सेट करने हैं हम लोगों को। बिटवीन विच स्टेशन डज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन रन? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। सबसे लंबी ट्रेन भारत की किस किस के बीच में चलती है? तो वो डिब्रूगढ़ है और कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है बेटा? असम में है। असम में है। और कन्याकुमारी कहाँ है बेटा? तमिलनाडु में है। और इस ट्रेन का नाम है बेटा विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नाम क्या है बेटा? विवेक एक्सप्रेस है। तो कुछ और ट्रेन है जो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे है आपकी अरुणाई एक्सप्रेस। अरुणाई एक्सप्रेस, ठीक है। अच्छा, विवेक एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है बेटा? यह 4200 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अरुणाई एक्सप्रेस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपकी सिलचर से चलती है आपकी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम तक चलती है और इसकी लंबाई 3932 किलोमीटर हो जाती है। उसके बाद आती है बेटा हिमसागर। हिमसागर एक्सप्रेस, ये चलती है आपकी कन्याकुमारी, मैं उल्टा लिखता हूँ बेटा, ऊपर से नीचे, जम्मू तवी। जम्मू तवी से चलती है आपकी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक। ये इसकी लंबाई है 3715 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा नवयुग एक्सप्रेस। नवयुग एक्सप्रेस, नवयुग एक्सप्रेस की बात करते हैं तो ये मैंगलोर से जम्मू तवी। फिर से उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। जम्मू तवी से मैंगलोर तक चलती है और इसकी लंबाई है 3685 किलोमीटर। 3685 किलोमीटर ये है। तो अगर आपसे मानते अगर मान लीजिए आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए दे दिया 4 ट्रेन, तो आप लोग आराम से लगा लोगे। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी, उसके बाद अरुणाई एक्सप्रेस, फिर हिमसागर और नवयुग एक्सप्रेस। ठीक है, तो सीक्वेंस में ही मैंने लिखवा दिया है इसको। और कहाँ-कहाँ से चलती है ये भी आप लोगों को दिमाग में रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? निम्न में से कौन से सुप्रीम कोर्ट के लिए कथन सही नहीं है? इट एक्ट एज द गार्जियन ऑफ लिबर्टीज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो आपको लिबर्टीज मिलती हैं, आपको जो स्वतंत्रता मिलती है या फिर जो आपको छूट मिलती है, उसके लिए गार्जियन की तरह एक्ट करता है। तो बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए एक्ट करता है बेटा। इट एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन की तरह यूज करता है बेटा। हाँ बिल्कुल, संविधान की रक्षा करता है ये। इट एक्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये गलत हो गया। ये डीपीएसपी के प्रोटेक्टर की तरह काम नहीं करता है, ये प्रोटेक्टर की तरह काम करता है किसके? फंडामेंटल राइट्स के लिए। जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनके प्रोटेक्टर के तौर पर ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो काम करता है। जैसे डीपीएसपी में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य जो नीति बना रही है उसको निर्देश देने के लिए उसके बनाने वाले जो नीतियां होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, उनमें इन सारी चीजों को शामिल करना है, उसके लिए एक डायरेक्शन देता है ये डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी कोई आपकी तरह मौलिक चीज नहीं है, वो सरकार चाहे तो दे भी सकती है, नहीं नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकती है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाता है तो उसके लिए आप जरूर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जा सकते हैं, सीधे आप जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ राइट टू वर्क, जैसे अगर मैं बोलता हूँ राइट टू वर्क, राइट टू वर्क क्या है बेटा? टू वर्क क्या है? राइट टू वर्क क्या है? राइट टू वर्क की अगर आप बात करते हो तो राइट टू वर्क क्या है? हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग। राइट टू वर्क क्या है? तो राइट टू वर्क जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है कि आपका डीपीएसपी है।
राइट टू वर्क की अगर आप बात करते हो तो राइट टू वर्क आपका डीपीएसपी है। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी देने के लिए सरकार आपकी योजना बनाएगी, नीति बनाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको नौकरी दे दे। अगर सरकार नौकरी नहीं दे पाती है आपको, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन वो फंडामेंटल राइट है। अगर आपको शिक्षा नहीं मिलती है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है, तो उसके लिए उसके गार्जियन या कोई भी होगा, वो दरवाजा खटखटा सकते हैं। जैसे राइट टू लाइफ की बात करता हूँ, जीने का अधिकार क्या है बेटा? फंडामेंटल राइट है। कोई भी आपसे जीने का अधिकार छीन नहीं सकता है। राइट टू रिलीजन, धर्म और उपासना का अधिकार, वो आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आपको बोलने की, व्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, फंडामेंटल राइट है। ये सारी चीजें अगर आपसे छीनते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो डीपीएसपी में है बेटा। वो किस में बेटा? डीपीएसपी में। अगर वो लागू होता है तो वो सरकार का काम है, नहीं लागू होता तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया, नॉट ही पूछा था ना, तो नॉट हो गया। ठीक है, तो नॉट जो हो गया ये डीपीएसपी वाला हो गया। इट हैज फाइनल पावर टू इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के चुनाव में अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, तो उसका अंतिम निर्णय जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ए साइबेरियन आइबेक्स? ये उस समय का कोई न्यूज में रहा होगा, तो ये है बेटा लार्ज एंड हैवली बिल्ट गोट्स हैं बेटा। ठीक है, ये गोट्स होती हैं, बकरियां होती हैं साइबेरियन आइबेक्स, और ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये नॉर्थ और सेंट्रल एशिया में पाई जाती है। नॉर्थ और सेंट्रल एशिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेंट्रल एशिया की अगर आप बात करते हो तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे रहेंगे आपके। ठीक है, उसके बाद ये हो जाती है लार्ज हैवली गोट, तो ये आपके नॉर्थ में पाई जाती हैं या फिर सेंट्रल एशिया में पाई जाएंगी? सेंट्रल एशिया में पाई जाएंगी। ठीक है, लार्ज एंड हेवीली बिल्ट गोट्स हो जाती है। ये उस समय के क्वेश्चन में आया होगा, पेपर में आया हुआ होगा, इसलिए इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। नॉर्थ की बात करोगे तो वहां पर रशिया आ जाता है, चाइना का उत्तर वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बाबू। व्हाट इज स्वदेशी? 23वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 40 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, बस हम 23 तक पहुंच गए, 50% कंप्लीट हो गया आज का। स्वदेशी क्या है? मेड इन इंडिया फ्रॉम द मटेरियल दैट हैव ऑल्सो बीन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मेड इन फॉरेन लैंड फ्रॉम मटेरियल दैट आर फॉरेन। ए चरखा दैट इज यूज्ड टू स्पिन कॉटन वूल। ए कंट्री फ्लैग दैट इज मेड अप ऑफ कॉटन। देखो देखो, स्वदेशी का मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल हो वो भी भारतीय हो, और जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो फिनिश गुड बन रहा है, वो भी भारतीय हो। मतलब मेड इन इंडिया का पूरा कंसेप्ट है कि रॉ मटेरियल भी भारत का होगा, और जो चीजें प्रोडक्शन भी होगी वो भी भारत का होगा। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों इंडिया के ही होने चाहिए। समझ में आ रही बात? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों कहाँ के होने चाहिए बेटा? इंडिया के ही होने चाहिए। तो स्वदेशी का मतलब ये होता है। तो मेड इन इंडिया फ्रॉम द मटेरियल दैट हैव आल्सो बीन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मटेरियल भी इंडिया का होना चाहिए, और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो भी कहाँ का होना चाहिए बेटा? इंडिया का होना चाहिए। इसका मतलब होता है स्वदेशी। क्या हो गया? स्वदेशी। नेक्स्ट आते हैं बेटा। विच आर द फॉलोइंग हैपेंस इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। प्रोटॉन का गेन होता है, प्रोटॉन का लॉस होता है। तो देखो बाबू, ये जो रिएक्शन होता है, इसमें प्रोटॉन का कोई कन्वे नहीं है। प्रोटॉन का अगर काम होगा तो वो आपका रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा, तो प्रोटॉन को तो बिल्कुल हटा दो। तो अब यहाँ पर बचते हैं हमारे पास दो चीजें, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोला जाता है बेटा? रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसमें से अगर एक तत्व आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, रिडक्शन भी आप लोग को बता दिया। व्हाट वेयर इज द मसाई मारा नेशनल रिजर्व लोकेटेड? देखो, मसाई मारा उस समय हो सकता है कोई करंट अफेयर में आया हुआ होगा। तो मसाई मारा एक हिडन है, अगर आप बात करते हो तो इंडिया का नहीं है बेटा, ये विदेशी है। ये कहाँ पर पाया जाता है बेटा? केन्या और तंजानिया की सीमा पर। केन्या और तंजानिया की सीमा पर पाया जाता है मसाई मारा नेशनल रिजर्व। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बेटा। व्हाट इज सीपक टकराव? सीपक टकराव की अगर बात करते हो तो ये होता है किक वॉलीबॉल, और इसको खेला जाता है बेटा साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में परफॉर्म खेला जाने वाला सीपक टकराव जो है वो एक किक वॉलीबॉल है। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब करते हैं तो म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, फिलीपींस हो गया। तो ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होते हैं, वहां पर खेला जाने वाला यह एक गेम है किक वॉलीबॉल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? अब देखो, जितने भी दिए हुए हैं वो सारे के सारे कैपिटल है श्रीलंका के, लेकिन इस समय का कौन है? तो इस समय का है जयवर्धनपुरम कोट्टे है बेटा, जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। ठीक है, जयवर्धनपुरा वो कैपिटल है। कोलंबो की अगर बात करते हो तो ये कमर्शियल कैपिटल है बेटा, कॉमर्शियल कैपिटल है, कॉमर्शियल कैपिटल है
कोलंबो, ठीक है। अनुराधापुर की अगर आप बात करते हो, तो अनुराधापुर जब आप लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने एक शासक के बारे में पढ़ा होगा, अशोक। अशोक की अगर आप बात करते हो, तो उन्होंने धम्मामात्र नाम के पद का सृजन किया था। धम्मामात्र का काम क्या था? वो अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार करना था उनको। तो उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को धम्मामात्र के पद पर नियुक्त किया था और उन्होंने उसको भेजा था सेलोन। सेलोन किसका पुराना नाम है बेटा? श्रीलंका का। सेलोन कहाँ का पुराना नाम है बेटा? श्रीलंका का पुराना नाम है सेलोन। तो सेलोन उन्होंने इसको महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था और महेंद्र उस समय सेलोन के किस शहर में पहुंचे थे? तो वो पहुंचे थे अनुराधापुर में। तो उस समय श्रीलंका जिसका पूरा नाम सेलोन था, सेलोन की कैपिटल क्या थी बेटा? अनुराधापुर। तो एंशियंट कैपिटल क्या हो गई? अनुराधापुर हो गई। प्रेजेंट कैपिटल अनुराधापुर के बाद फिर कैंडी बनी थी बेटा। कैंडी आप श्रीलंका का मैप देखेंगे तो इस तरह से श्रीलंका अगर है तो कैंडी यहीं बीचों बीच पड़ेगा बेटा। कैंडी है बीचों बीच पड़ता है, ठीक है। तो कैंडी हो गया। फिर जयवर्धनपुरम कोट्टे, इस समय का कमर्शियल कैपिटल क्या हो गया बेटा? कोलंबो हो जाता है, ठीक। द पंचतंत्र फेबल्स आर थॉट टू बी कंपोज बाय, देखो पंचतंत्र जो फेबल्स है वो किसके द्वारा रची गई? तो देखो विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जो है वो बाइबल है, ठीक है। दूसरी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जो थी वो आपकी पंचतंत्र है बेटा। पंचतंत्र में क्या है? मोरल स्टोरीज दी हुई हैं, अलग अलग नैतिक की कहानियां, नैतिकता की कहानियां दी हुई हैं, ठीक है। तो ये इसका रचनाकार है विष्णु शर्मा। कौन है बेटा? विष्णु शर्मा, ठीक है। किंग सुदर्शन की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड में एक जगह है बेटा टेहरी, जानते हो न्यू टेहरी? न्यू टेहरी का जो नींव रखने वाले थे वो किंग सुदर्शन ही थे बेटा वहां पर। फिर तेनालीरामन की बात करते हो तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर जो एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर में शासन था कृष्ण देव राय का। कृष्ण देव राय का शासन था। वहां के उनके दरबार में रहा करते थे तेनाली रामन, ठीक है। याद रखिएगा इतना, ठीक है। 28 हो गए क्वेश्चन। 29, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया इन पोखरण 1998? तो देखो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन कबूम। देखो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की बात करते हो तो ये गल्फ वॉर से जुड़ा हुआ है, गल्फ वॉर से जुड़ा हुआ है। और जो इराक और यूएसए के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो कुवैत वाला जब रीजन हुआ था तो वहां पर उसको जीतने के लिए और इराक को हारने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था। ऑपरेशन विजय की बात करते हो तो ये 1999 में ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। ये कारगिल वॉर से जुड़ा हुआ है, कारगिल वॉर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति या फिर इसको शक्ति 98 बोला जाता है, शक्ति 98 बोला जाता है। 98 मतलब वही 1998 में ये है हमारा, ठीक है। और इसको आज के डेट में हम पोखरण 2 बोलते हैं, पोखरण टू अभ्यास बोला जाता है, ऑपरेशन बोला जाता है। तो पोखरण 1 कब हुआ था बेटा? पोखरण 1 हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय, पोखरण 1 हुआ था। और पोखरण 1 इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, ठीक है। याद रहेगा इतना, पोखरण 1 इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था। और कब हुआ था बेटा? 1974 में। तो दो बार हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, एक किया हमने 1998 में और दूसरा हमने कब किया बेटा? पहला हमने किया था 1974 में और दूसरा हमने कब किया था? 1998 में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था और एक आपके इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच कंटेम्प्रेरी पेंटर मेड द सीरीज ऑफ पेंटिंग बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के सीरीज ऑफ पेंटिंग जो महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो भी पेंटिंग थे वो बनाने वाले कौन थे बेटा? उस समय के समकालीन थे बेटा अतुल दोलिया। अतुल दोलिया इन्होंने बनाया था बेटा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं बेटा, व्हाट डज सत्यमेव जयते मीन? सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की हमेशा जीत होती है, द ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, ठीक है। ये मतलब होता है बेटा सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। माले इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? माले किस देश की राजधानी है? ठीक है। मॉरिशस की कैपिटल की अगर मैं बात करता हूँ, मॉरिशस की कैपिटल जो है वो है आपकी, अच्छा अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो आपका आ गया, हाँ, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। ये पिछले सीरीज में मैंने करवाया था, इसलिए फिर से मैंने रिवाइज करवा दिया। मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है, ठीक। माले इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल है बेटा पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस। लक्षद्वीप की कैपिटल है बेटा कावरत्ती, कवरत्ती, ठीक है। माले किसकी कैपिटल है बेटा? मालदीव की कैपिटल है। मलेशिया की कैपिटल बेटा है कोलालंपुर, कोलालंपुर, ये मलेशिया कैपिटल हो गई। तो माले किसकी कैपिटल है बेटा? मालदीव की कैपिटल है माले, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू व्हाट डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट? ठीक है। तो इसके लिए बाबू फॉर्मूला है C/100। कोई भी डिग्री दिया रहेगा तो उसको आप आराम से कर लोगे, F-32 अपॉन 180 बराबर K-273 अपॉन 100। देखो मैं इसको काटता नहीं हूँ बेटा क्योंकि मेरे लिए आसान हो जाता है, 100 180 और 100 को सॉल्व करना मेरे लिए बहुत आसान है। तो कोई भी डिग्री दिया रहा है, अब इसमें किससे किससे पूछ रहा है बेटा? डिग्री सेंटीग्रेड का पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो कौन सी डिग्री? जीरो। तो सी की वैल्यू रख देंगे जीरो, 0/100, ये तो सन्नाटा हो गया। F-32 अपॉन 180, तो ये पूरा कट के सन्नाटा हो गया आपका। तो F-32 बराबर
ये इधर जाएगा तो 0 हो गया, F बराबर 32, कोई भी डिग्री दिया रहेगा तो आराम से उसको निकाल लेंगे। अब इस फॉर्मूले से या फिर तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में पूछ देगा, फ़ारेनहाइट से केल्विन पूछ देगा, केल्विन से फ़ारेनहाइट, केल्विन में सेल्सियस पूछ देगा, तो आराम से आप इसको निकाल लीजिएगा। C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100, ठीक है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है बेटा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट रेंज ऑफ फॉर एडल्ट्स? जो एक एडल्ट मनुष्य होता है उसका रेस्टिंग हार्ट का जो टाइम या फिर बीट्स पर मिनट होता है वो कितना होता है? रेस्टिंग का मतलब होता है जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरा हार्ट बीट ज़्यादा होगा। अब मैं अजगर की तरह बिस्तर पे फैल गया वहाँ पर, ना कुछ कर रहा हूँ, ना कुछ को काम कर रहा हूँ, तो फिर क्या हो गया बेटा? मैं रेस्टिंग में आ गया। लेकिन हाँ, एक बात तो समझिए, जब आप थॉट करते हो, जब आप सोचते हो, किसी पे विचार करते हो, दिमाग में कुछ द्वंद चल रहा है, दिमाग में परेशानी है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो मस्तिष्क को भी शांत करना है, शरीर के जो आप श्रम कर रहे हो उसको भी शांत करना है, तो उसको आप बोलते हो रेस्टिंग रेस्टिंग पीरियड। ना ही दिमाग में कोई विचार चलने चाहिए, जो दुविधा चलती रहती है आप लोग के दिमाग में, किसी से झगड़ा हो, किसी से लड़ाई हो गया, किसी ने ब्लॉक कर दिया आपको, समझ में आ रही बात? कॉल नहीं लग रहा है किसी का, तो इस तरह की जो दुविधाएँ होती हैं कि पता नहीं कैसा होगा, होगी, तो इस तरह की जो समस्या होगा, तो ये रेस्टिंग में नहीं आता है बेटा, उसमें थॉट प्रोसेस में हार्ट बीट आपकी बढ़ेगी, बढ़ेगी, ठीक है? तो रेस्टिंग का मतलब होता है इन सारी चीज़ों को हटा दोगे, तो क्या होगा बेटा? 60 से 100 होता है। कितना होता है बेटा? 60 से 100 बीट्स पर मिनट हो जाता है, ठीक? हाँ, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 35 पे, हु वाज़ द फर्स्ट वुमन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? अब यहाँ पर इंडिया का नहीं पूछा है बेटा, विश्व का पूछा है, तो जुंको ताइबे थे। जुंको ताइबे पहली महिला थी, जापान की थी ये बेटा। कहाँ की थी बेटा? जापान की थी। जापान की थी, जिन्होंने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और बछेंद्री पाल की अगर बात करते हो, तो बछेंद्री पाल जो है, वो इंडिया की पहली महिला है। इंडियाज़ फर्स्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट, ठीक है बात? अच्छा, अरुणिमा सिन्हा की बात करते हैं। अरुणिमा सिन्हा जो है बेटा, इंडियाज़ फर्स्ट एम्प्यूटी थी बेटा ये। इंडियाज़ फर्स्ट एम्प्यूटी, एम्प्यूटी मतलब होता है बेटा दिव्यांगजन। मतलब इनकी एक टाँग नहीं है बेटा, फिर भी इन्होंने क्या किया था? अब सुनो बेटा, माउंट एवरेस्ट की बात छोड़ दो। जितने हमारे पास कॉन्टिनेंट हैं, सबकी अपनी हाईएस्ट पीक है, उन सब पर इन्होंने चढ़ाई की है। सोचो, एक टाँग ना होने के बाद भी ये क्या किए हैं बेटा, जितनी भी ऊँची-ऊँची चोटियाँ हैं, हर कॉन्टिनेंट की सब पर चढ़ी हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई इन्होंने की है, एशिया की सबसे ऊँची चोटी। माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने चढ़ाई की है, अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी, किलिमंजारो। इन्होंने माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई की है, यूरोप की सबसे ऊँची चोटी। इन्होंने माउंट अकांकागुआ पर चढ़ाई की है, अकांकागुआ पे चढ़ाई की है, साउथ अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी। माउंट देनाली पर चढ़ाई की है, नॉर्थ अमेरिका, या फिर माउंट मैकिनले भी इसको बोलता है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी। अंटार्कटिका में विंसन मैसिफ विंसन मैसिफ उसकी चढ़ाई की है इन्होंने। जितने आपके सातों कॉन्टिनेंट है, उन सातों कॉन्टिनेंट की, कौन सा छूट गया? एल्ब्रुस हो गया, माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, कांकागुआ, माउंट देनाली, विंसन मैसिफ हो गया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाला छूट गया ना बेटा, ख्वासी इसको। वासिस्को, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊँची चोटी है बेटा। तो सातों कॉन्टिनेंट की सबसे ऊँची-ऊँची चोटी पर इन्होंने क्या किया है बेटा? चढ़ाई किया है। इनको बोला जाता है बेटा 7 समिट स्केलर्स। 7 समिट स्केलर। अब सोचो, एक टाँग ना होने के बाद भी हर कॉन्टिनेंट की सबसे ऊँची चोटी पर इन्होंने अरुणिमा सिन्हा जी ने चढ़ाई की थी बेटा। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट एम्प्यूटी, ठीक है? अब प्रेमलता अग्रवाल की अगर आप बात करते हो, तो ये एम्प्यूटी नहीं थी बेटा, ये नॉर्मल थी, इनके 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 शरीर में कोई दोष नहीं था। ये भारत की फर्स्ट महिला हैं, फर्स्ट फीमेल, ये फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी थी बेटा, ये फर्स्ट फीमेल हैं, जिन्होंने सातों पर 7 समिट स्केल किया है इन्होंने। ठीक है बात, ये सातों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, याद रखिएगा बेटा। अरुणिमा सिन्हा एम्प्यूटी में आती हैं, और प्रेमलता जो होती हैं फर्स्ट फीमेल में आती हैं। उसी तरह विश्व की अगर मैं बात करता हूँ, वर्ल्ड लेवल की अगर मैं बात करता हूँ, तो वर्ल्ड में जो सबसे पहली बार जो 7 समिट चढ़े थे, वो थे आपके रिचर्ड ब्रास। रिचर्ड ब्रास, ये ब्रास एलॉय वाला नहीं बेटा, ठीक है? मैं कॉपर और जिंक मिला दूं यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, रिचर्ड ब्रास इनका नाम है। तो रिचर्ड ब्रास जो थे, वो वर्ल्ड के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 7 समिट को स्केल किया था, ठीक है? और वर्ल्ड में महिला की अगर मैं बात करता हूँ, फीमेल फीमेल जो 7 समिट को चढ़ी थी बेटा, वो थी आपकी जुंको ताइबे। जुंको ताइबे ही थी, जुंको ताइबे थी।
ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बार पहली महिला थी विश्व की जिन्होंने 7 समिट को स्केल किया था, याद रहेगा। तो जुंग ताइबे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा। भारत सबसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट को चढ़ी वो बिछेंद्री पाल थी। अरुणिमा सिन्हा जो थी फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी थी जिन्होंने 7 स्केल किया है, हर कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है। प्रेमलता अग्रवाल पहली महिला थी, वो एम्प्यूटी में आ जाती है, पहली महिला हो जाती है जिन्होंने 7 समिट स्केल किया है। वर्ल्ड में सबसे पहली बार 7 समिट स्केल करने वाले रिचर्ड ब्रास है। और पहली फीमेल जो थी जिन्होंने 7 समिट स्केल किया था वो आपकी जुंको ताइबे ही थी जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, व्हाट इज मकर संक्रांति? मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति एक त्योहार होता है। उस समय हम क्या करते हैं? हम लोग पतंग उड़ाते हैं। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो सन होता है वो साउथ हेमिस्फीयर से नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ मूव करता है। जब ये उत्तर की तरफ आता है उसी को हम बोलते हैं मकर संक्रांति। और इस समय हम त्योहार मनाते हैं। हमारी तरफ खिचड़ी बनता है बेटा, उससे ओणम होता है, पोंगल होता है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार होता है। ठीक है, तो हमारी तरफ जैसे हम यूपी की बात करते हैं तो हमारी तरफ खिचड़ी मनाई जाती है। ठीक है, तो उस समय पतंग भी उड़ाते हैं, तो काइट फेस्टिवल हो जाता है। पपेट शो नहीं है, लूना एक्लिप्स नहीं है, सोलर एक्लिप्स नहीं है। विच कंट्री हैज ज्वाइंड WTO एज 164th मेंबर इन 2016? तो देखो, ये तो 2016 की बात पूछ रहा है, मैं तुम्हें 2024 की बात बताता हूँ। आज के समय में 166 सदस्य हैं। 166 सदस्य हैं। तो आप बोलोगे सर 65वां और 66वां कौन है? तो पहले 64वां समझ लो। 64वां जो है वो है आपका अफगानिस्तान। 164th जो था वो था आपका अफगानिस्तान जिन्होंने 2016 में शामिल किया था। उसके बाद आपके आते हैं 165th पे कॉमरोस। कॉमरोस कॉमरोस जो है बेटा एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में और इसकी कैपिटल है मोरोनी। ठीक है, 166 की अगर बात करते हो तो ये है आपका तिमोर लीस्ट, तिमोर लिस्ते बोल सकते हो, तिमोर लेस्ते बोल सकते हो, तिमोर लिस्ते। ये आपके साउथ ईस्ट एशिया में पड़ने वाला देश है बेटा। ठीक है, तिमोर लिस्ते और इसकी कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली नहीं, दिल्ली क्या है बेटा? दिल्ली 166 मेंबर है। तो आज तक अभी तक की अगर बात करोगे तो 166 सदस्य हैं। 64वां पता चल गया, 165वां पता चल गया, 166वां पता चल गया। अफगानिस्तान की कैपिटल जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा। चलो आप लोग इन चारों को बताना, फिलीपींस का भी बता देना, लाइबेरिया का बता देना, जॉर्डन का भी बता देना, अफगानिस्तान का बता। जॉर्डन में बता देता हूँ आपको, वेस्ट एशिया में पड़ेगा। लाइबेरिया की अगर आप बात करते हो तो अफ्रीका में चले जाना, अटलांटिक ओशन से सटा हुआ देश मिल जाएगा। फिलीपींस की बात करोगे फिर तो फिलीपींस का तो मैं मनीला पता ही है सबको। आप तीन का बताओगे, लाइबेरिया, जॉर्डन और अफगानिस्तान। इन तीनों का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताओगे। द डिब्रू सैखोवा नामेरी ओरांग नेशनल पार्क आर फाउंड इन विच स्टेट? तो डिब्रू सैखोवा नामेरी ओरांग नेशनल पार्क ये सब पाए जाते हैं आपके असम में। कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा? असम में। बहुत बढ़िया। वन क्वेश्चन नंबर 39। अब यहाँ से जो ये तीन क्वेश्चन 38, 39 और 40 थे, ये सेट 2 के क्वेश्चन छूटे हुए थे बेटा, जो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट ह्यूमनाइड बिलोंग्स टू अपर पैलेलिथिक इन यूरोप ऑफ मॉडर्न ह्यूमन? तो इसको बोलते हैं क्रो मैग्नन। अब देखिए, हिस्ट्री की क्लास में मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है बेटा। ठीक है, सारी चीजें मैंने बताई है, मानव के विकास के पूरे इतिहास को मैंने वहां पर बता दिया है। अब कई लोगों को ये लगता होगा कि इतना ज्यादा क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है। समझ में आ रहा है गधा? इसलिए पढ़ाया जा रहा है। देखो, आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ह्यूमन के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं था वहां पे सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी। तो क्रो मैग्नन है, वो क्या है बेटा? क्रो मैग्नन है। ठीक है, नियंडरथाल के बारे में बताया था मैंने सबके बारे में वहां पर चर्चा की है। होमो हेबिलस के बारे में, होमो इरेक्टस के बारे में, होमो नियंडरथाल के बारे में, सबके बारे में वहां पर चर्चा की। सबसे पहले आग जलाने वाला मानव, सबसे पहले शवदान करने वाला मानव, सब वहां पर बताया मैंने, जो हमारे ऐप पे जो हिस्ट्री का बैच है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाउ हाई इज द बैडमिंटन नेट एट द सेंटर? बैडमिंटन नेट जो होता है ना बाबू, वो इस तरह से होता है, इस तरह से। ये मैं क्या बना रहा हूँ? तिरछा क्यों बना रहा हूँ? तुम लोग भी तिरछा सोचोगे? खतरनाक तो हुई तुम लोग एकदम। ऐसे होता है बेटा नेट। ये होता है एज और ये होता है सेंटर। एज पर जो इसकी लंबाई होती है बेटा वो होती है 5 फीट 1 इंच। 5 फीट 1 इंच इसकी लंबाई होती है एजेस पर, यहाँ पर और यहाँ पर इसकी लंबाई जो होती है वो 5 फीट 1 इंच की होती है। वहीं पर अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ तो सेंटर में इसकी लंबाई होती है 5 इंच की। सेंटर में लंबाई होती है इसकी 5 इंच की। तो हाई बैडमिंटन नेट एट द सेंटर, सेंटर का पूछ रहा है ना बेटा, तो सेंटर का पास 5 इंच बोलना बेटा, 5 फीट की। ठीक है, 5 फीट की। ये हो गया 5 फीट 1 इंच की हो गई, और बीच में होती है बेटा 5 फीट की। तो कितना हो गया बेटा? 5 फीट हो गया। और अगर पूछता है एच पर कितनी होती है, तो एच पर 5 फीट 1 इंच होती है इसकी लंबाई। अच्छा, अब देखो, अगर इसको आपसे पूछता है कि इसको आप मीटर में कन्वर्ट करके बताइए, तो मीटर में हो जाता है 5 फीट 1 इंच 1.55 मीटर। ठीक है, और 5 फीट का मतलब हो गया 1.524 मीटर। के बाद तो इसके साथ आपके ये 40 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब आप लोगों को खुद पता चल गया होगा कि 40 क्वेश्चन नहीं, लगभग आपके 60 से 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हुए हैं।
उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। आगे जो आपकी सीरीज़ आने वाली है उसमें और भी सारे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी सीरीज़ है बेटा, एक-एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस लेक्चर के बारे में बताएँ कि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपके आपके पास एक आपके सर है, जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और सारी चीज़ें आपको इतना अच्छे से बताते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसको बताएँ कि सब्सक्राइबर्स की थोड़ा-सा बढ़ जाए, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे-अच्छे कमेंट भी आप लोग ज़रूर करें, जिसको पढ़ कर के मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले। क्योंकि मैं तो आपको देख नहीं रहा हूँ ना, आपके कमेंट ही मुझे मिलेंगे तो और थोड़ा मुझे अच्छे से लेक्चर बनाने का मन करेगा। ठीक है? इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाएँगे, उसको जॉइन करेंगे और वहाँ से अपने पीडीएफ को पा जाएँगे। ठीक है? चलिए, थैंक यू।